चलिए, प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार फर्स्ट क्लास जिंदाबाद होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग आ जाएंगे बेटा जी। ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और भैया सर्दी कैसी पड़ रही है? सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही है, सच में सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही है। चलिए, देखिए इसमें आपका जो मानसिक अभिरुचि, ठीक है जी, ध्यान रखना। जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं? मेंटल एबिलिटी। ठीक है, हम इसमें मेंटल एबिलिटी में एक क्लास ले चुके हैं। मानसिक अभिरुचि में एक क्लास हम ले चुके हैं, एक क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं मेंटल एबिलिटी में। ठीक है, बहुत अच्छे से बच्चे उस क्लास को, ठीक है, हमने कंप्लीट किया है। ठीक है जी, चलिए। तो मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी, ये विषय क्या है? ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इस विषय के बारे में चर्चा करूं, मानसिक अभिरुचि मेंटल एबिलिटी, ये विषय क्या है, इस विषय से क्या आशय है? तो देखो, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि इस विषय के माध्यम से एग्जामिनर ये जानने का प्रयास करता है कि सर्टेन कंडीशन में अगर आप होते तो आप क्या करते। मतलब वो आपके सामने कंडीशंस रखेगा, चार पांच ऑप्शन रखेगा, और फिर वो आपसे पूछेगा कि आप बेसिकली इस कंडीशन में क्या करते अगर आप होते तो। ठीक है, तो वहां पर बेसिकली वो एक तरह से आपके मानसिक कौशल को जांचना चाह रहा है। वो आपके मानसिक कौशल को जांचना चाह रहा है। वो ये जांचना चाह रहा है कि अगर कोई भी दुर्घटना अथवा घटना होती है और आप वहां पर हैं, तो आप उस समय, ठीक है, उस परिस्थिति में किस प्रकार से निर्णय करेंगे। तो ये कुल मिलाकर आपके निर्णय लेने की क्षमता को, आपके निर्णय लेने की क्षमता को जांचना चाहता है। निर्णय लेने की क्षमता को जांचना चाहता है, लेने की क्षमता का मूल्यांकन करना चाहता है भैया जी, मूल्यांकन करना चाहेगा। इस विषय में क्या होगा बच्चे? इस विषय में आप ध्यान रखना कि आपके सामने एक स्थिति रखी जाएगी, आपके सामने एक परिस्थिति रखी जाएगी, और उस परिस्थिति को रखने के बाद वो आपको चार ऑप्शन देगा। ठीक है ना, पांच भी दे सकता है। तो ए, बी, सी, डी, ऐसे करके वो आपको चार पांच ऑप्शन देगा, और उन चार पांच ऑप्शंस के माध्यम से वो आपसे ये पूछना चाहेगा कि भैया जी आप उस जगह क्या करते। ठीक है, कुल मिलाकर तो ये तो बात समझ में आ गई ना। मानसिक अभिरुचि का मतलब क्या है? कि आपके निर्णय लेने की क्षमता का ये मूल्यांकन करता है, ये जांचता है कि आप क्या करते। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बेटा, लाइव क्लास है। मोनिका, विनोद, मानसी, सरगम, जीतू, सोनम, राहुल, छवि, प्राची, आशीष, सचिन, शिव, सुधाकर, राजपाल, आदर्श, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, और ठीक है, मुझे आपके, ठीक है, मैं आपके कमेंट भी देख लेता हूँ। मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। चलिए, ठीक है, हाँ, अब मुझे सभी के कमेंट दिखाई दे रहे हैं। वंश, इंद्रजीत, हरिराज, विवेक, मोनू। चलिए, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी स्लो आए। और जो मॉर्निंग में मैं ज्योग्राफी का लेक्चर ले रहा हूँ बेटा, ज्योग्राफी के लेक्चर में हम भूकंप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का एक लेक्चर इक्वल्स टू बेटा एक टॉपिक, इस तरह का हमारा, ठीक है, रेशियो चल रहा है, बहुत शानदार चल रही है। और ऐसी मानसिक अभिरुचि भी आपकी बहुत शानदार चलेगी। ठीक है, इस मानसिक अभिरुचि में मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक जो है आपका, 14 टॉपिक है आपके, ठीक है, सिलेबस आपको याद होना चाहिए। 14 टॉपिक है आपके, और 14 टॉपिक में से आपका एक टॉपिक हो चुका है जिसका नाम है जनहित वादकरण, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जनहित वादकरण। ये आपका हो चुका है, ठीक है जी, PIL, इसको हमने देखा। अब यहाँ पर मैंने क्या अप्रोच अपनाई है, ये ध्यान रखिएगा। मेरी जो अप्रोच है वो इस तरह से है कि मैं आपको MCQs के माध्यम से, ठीक है ना, इस पूरे चैप्टर्स को करवाऊंगा। मतलब ये जो टोटल आपके 14 चैप्टर्स है, 14 टॉपिक है, इनको मैं MCQ के माध्यम से करवाऊंगा, जिससे कि एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आएगा, इसकी आपको बहुत अच्छे से अभी से प्रैक्टिस हो जाए बच्चे। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस हो जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद दूसरा जो टॉपिक हमारा होगा वह लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, कानून एवं व्यवस्था रहेगा। भैया जी क्या रहेगा? वह
कानून एवं व्यवस्था। तो आज हम कानून एवं व्यवस्था को भी खत्म कर लेंगे। समय चाहे अगर हमारा 1 घंटे से ऊपर भी लगता है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार मैं जो 4-5 क्वेश्चंस मैं पहले करा चुका हूं उनका एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पर चलता हूं। ठीक है भैया, चलिए पहला क्वेश्चन है कि जनहित याचिकाओं मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का कौन सा अर्थ सही है। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट का, जनहित का कौन सा अर्थ सही है। वास्तव में जनहित से क्या तात्पर्य है, जनहित से क्या मतलब होता है, क्या आशय होता है। तो जनहित का मतलब क्या प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, या प्रत्येक व्यक्ति को रहने को घर मिले, या प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले, या फिर जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। ऑब्वियस सी बात है, जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। देखो जब बात जनहित की आती है, जब बात जनहित की आती है तो जनहित का आशय ही है कि जो, ठीक है, सामान्य सभी लोगों के हित में हो। ठीक है, यहां पर सामान्य, सामान्य का मतलब यह है कि जो विशेषाधिकार प्राप्त क्लास नहीं है, जो विशेषाधिकार प्राप्त क्लास नहीं है, जो सामान्य लोग हैं, तो सामान्य सभी वर्गों के हित में हो, वर्गों के हित में हो, वही जनहित है। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, जनहित और व्यक्तिगत हित दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जो जनहित होगा, जनहित होगा वह और व्यक्तिगत हित वह दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। व्यक्तिगत हित दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे ना कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जब भी कभी सही नहीं आए तो आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करता है। और जब ये आपको कंफ्यूज करता है तो आपको क्या लिखना है कि गलत है। बस आपको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है आपको, गलत है। बस ये ध्यान रखना, आपको ऐसे लिखना है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो जनहित व्यक्तिगत हित के प्रतिकूल होता है। देखो मैंने आपको प्रीवियस उसी में बताया है कि जनहित व्यक्तिगत हित के प्रतिकूल होता है। भाई सही बात है, जो एक व्यक्ति के हित में है वह समाज के अनुकूल नहीं होगा। जी ये बात भी बिल्कुल सही है। जनहित मानव अधिकारों का समर्थन नहीं करता, नहीं ये बात गलत है बेटा। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो मानव अधिकार होते हैं, जो मानव अधिकार होते हैं वह और जनहित दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स और पब्लिक इंटरेस्ट दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो ये बात गलत हो गई। अब पूछ रहा है कि कौन सी बात गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी ही सही रहेगा। लेकिन फिर भी आप डी की तरफ जाना चाहते हैं तो चले जाइए। जनहित सरकार का संवैधानिक दायित्व है, बिल्कुल है भाई, ये बात भी सही है, जनहित सरकार का संवैधानिक दायित्व है। नेक्स्ट, अब चूंकि हम तो एक लोक कल्याणकारी स्टेट है, भारत क्या है, एक लोक कल्याणकारी स्टेट है, एक वेलफेयर स्टेट है, तो हमारे यहाँ तो भैया जनहित जो है वो हमारी, ठीक है, सबसे प्राइमरी प्रायोरिटी है, सबसे प्राथमिक हमारी बच्चे वो विषय वस्तु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिकाएं जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट में दाखिल किए जा सकते हैं। तो जब बात हाई कोर्ट की पूछी जा रही है कि हाई कोर्ट में दाखिल किए जा सकते हैं, तो आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में, और आर्टिकल 32 के तहत बच्चे हम सुप्रीम कोर्ट में, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाओं को दायर कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये 5 प्रकार की रिट है, सामान्यत है, कौन कौन सी मैंने आपको बताया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस, ठीक है ना, हैवियस कॉर्पस। दूसरी भैया जी परमादेश, परमादेश। तीसरी प्रतिषेध भैया जी, प्रतिषेध। चौथी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और 5वीं अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से किसके ज्यादा व्यापक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाई PIL को लेकर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से किसके अधिकार अधिक व्यापक है, किसके अधिकार अधिक व्यापक है, मतलब कहने का आशय है किसका अधिकार क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, PIL को लेकर किसका अधिकार क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, किसका अधिकार क्षेत्र व्यापक है।
आपसे मैं इसका जवाब जानना चाहूंगा। प्लीज मुझे आप सभी लोग इसका जवाब देंगे, सभी बच्चे मुझे इसका जवाब देंगे कि पीआईएल को लेकर सर, ठीक है, किसका अधिकार क्षेत्र ज्यादा व्यापक होगा, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का? प्लीज आंसर करो बच्चे। मैंने गर्म पानी मंगाया था भैया, बिल्कुल ठंडा पानी ले आए हैं। चलिए, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स हाई कोर्ट बता रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, बिल्कुल हाई कोर्ट के। बेशक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अपर जुडिशरी है, बेशक बेटा सुप्रीम कोर्ट जो है वह हाई कोर्ट से अपर जुडिशरी है, बाकी के अन्य अधिकार सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा व्यापक है, लेकिन पीआईएल के संबंध में हाई कोर्ट के अधिकार ज्यादा व्यापक है, ठीक है। आर्टिकल 21 में आप सभी को पता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें, ठीक है, आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष क्षमता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष क्षमता, क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण है, विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण है, विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण है, विधियों का समान संरक्षण है, ठीक है, आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका, बेटा आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका आर्टिकल 32 के तहत। अब ये जो आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 भी बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 39 डीपीएसपी का पार्ट है मेरे प्यारे भैया जी, किसका? डीपीएसपी का पार्ट है आर्टिकल 39 जो है। और आर्टिकल 39 में, ठीक है, बेसिकली सामाजिक और आर्थिक न्याय की परिकल्पना है, इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय का आदर्श है, आर्थिक न्याय, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की इसमें बात कही गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है जी आर्टिकल 39 में, ठीक है। आर्टिकल 47 जो है, इसमें मादक पदार्थों का निषेध है, इसमें मादक पदार्थों का निषेध है, मादक पदार्थों का निषेध है। और जो पोषाहार स्तर है उसको अच्छा करने की बात कही गई है, पोषाहार स्तर को अच्छा करने की बात कही गई है, बढ़ाने की बात कही गई है इसमें, ठीक है। आर्टिकल 19 आप सब लोग जानते ही हैं क्या है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जनहित याचिका किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? तो बेटा जनहित याचिका किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था के द्वारा, किसके द्वारा? किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था के द्वारा, ठीक है। पुलिंद्र, मोहिनी, केशव, नीतू, मोहित चौहान, दिव्यांशी, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या है? बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो लव यू बोल रहे हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि शिक्षा का अधिकार जो है वह किसको प्राप्त है? इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 21A, जिसको हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा, इसको हमने भैया जी किससे जोड़ा? 86 में संविधान संशोधन से हमने इसको जोड़ा है, 86 में संविधान संशोधन के माध्यम से हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जोड़ा है, ठीक है, ये बात है सन 2002 की। और आर्टिकल 21A की जो विषय वस्तु हमने ली है वह आर्टिकल 45 से ली है, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 बेसिकली डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। अब आर्टिकल 21A में क्या है? आर्टिकल 21A में है 6 से 14 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, बच्चों को बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार,
तो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बच्चे। ठीक है, ध्यान रखना ये भैया जी किस में है, ये आर्टिकल, ठीक है, 21A में है। मतलब और वो सभी के लिए है, चाहे वो निर्धन के बच्चे हों, श्रमिकों के हों या वैश्याओं के हों। ठीक है, और इसी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को आर्टिकल 21A में डाला, उसमें संशोधन किया, और इसी से हमने जो है ना मौलिक कर्तव्य का 11वां प्रावधान, जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, इसी संविधान संशोधन से हमने मौलिक कर्तव्य का 11वां प्रावधान जोड़ा है। 11वां प्रावधान जोड़ा है, 11वां प्रावधान जोड़ा है हमने इससे। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य का 11वां प्रावधान है क्या बच्चे? ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य का 11वां प्रावधान वही है कि जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं उनकी देखभाल, ठीक है, उनकी पूरी केयरिंग उनके अभिभावक करेंगे। ठीक है, और उनको शिक्षा दिलवाएंगे जी। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा डीप में है, डिटेल में है, आप इसको देखिएगा। यदि कोई एम्प्लॉयर, नियोजक, बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे कितनी राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप बाल श्रम कल्याण निधि में जमा करनी होगी? चलिए, तो सबसे पहले एक बात हमको पता चली कि सर ये जो बाल श्रम प्रतिषेध व विनियम अधिनियम है ये 1986 है। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में बाल श्रम का निषेध किया गया है? आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में बच्चे बोला गया है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किस में बोला गया है भैया? आर्टिकल 24 में बोला गया है कि कारखानों आदि में, ठीक है, बच्चे काम नहीं करेंगे, बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग बात क्या है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध तो है ही, लेकिन बच्चे इसमें क्या है आर्टिकल 24 में, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 14 से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, वह बच्चे किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे जहां पर हैवी ड्यूटी होती हो। जहां पर क्या होती हो बेटा? हैवी ड्यूटी होती हो। जहां पर माइनिंग होती हो, मतलब जहां पे खनन कार्य होता हो, वहां पर काम नहीं करेंगे। जहां पर भी उनकी जान का जोखिम हो, जहां पर भी उनकी क्या हो बच्चे? जहां पर भी उनकी जान का जोखिम हो, जहां पर भी उनको लगे कि उनकी लाइफ को बच्चे क्या है, जोखिम है, उनकी जान का जोखिम है। क्लियर है? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे समय समय पर बताया है कि कहां कहां पर उनकी जान को जोखिम हो सकता है। क्लियर है? वो बाकायदा उन्होंने बताया है। जैसे शिवकाशी एक जगह है, वहां पर पटाखे, जो हम लोग दीपावली पे जितने भी पटाखे वगैरह फोड़ते हैं वो सब शिवकाशी में बनते हैं। तो शिवकाशी का पटाखा उद्योग हो गया। ठीक है, जैसे बेटा शिवाकाशी का माचिस ऑब्लिक पटाखा उद्योग हो गया। वहां पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। माचिस ऑब्लिक पटाखा उद्योग हो गया, वहां पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, जान को जोखिम है। ठीक है बेटा, जो ईंट उद्योग होता है ना, आप लोग देखते हो कितने सारे लेबर बेटा, वहां पर कितने सारे बच्चे ईंट उद्योग में लगे रहते हैं, वो भी इलीगल है। ईंट उद्योग पे बच्चा काम नहीं कर सकता। क्लियर है? ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो अलीगढ़ का ताला उद्योग है ना, वो भी बहुत रिस्की है, वहां पर बच्चे की जान को जोखिम है। अलीगढ़ के ताला उद्योग में भी बच्चा काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग है, जहां पर कांच का कार्य होता है, तो फिरोजाबाद का कांच का कार्य भी जाके जोखिम भरा कार्य है, वहां पर भी बच्चा काम नहीं कर सकता। कांच उद्योग में बच्चा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, जितनी भी ऑयल रिफाइनरी वगैरह है, ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पर भी बच्चा काम नहीं कर सकता, वहां पर भी बच्चे की, ठीक है, जान को जोखिम होता है। तेल परिशोधनशाला, इसको हिंदी में बोलेंगे परिशोधनशाला, बच्चा काम नहीं कर सकता बच्चे। इसके अलावा, ठीक है, मिर्जापुर और भदोही का कालीन उद्योग फेमस है। ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा यूपी स्पेशल में कि भैया जी मिर्जापुर और भदोही का, इसमें से भदोही का सबसे ज्यादा है।
ठीक है। लेकिन आपने मिर्जापुर मूवी देखी है, उसमें कालीन भैया है, भदोही का कालीन उद्योग, वो भी बच्चों की जान को जोखिम है उस उद्योग में भी। ठीक है, ध्यान रखना। बनने को बेशक उसमें बेटा कालीन बनती है, लेकिन वहां पर भी बच्चों की जान को जोखिम है, तो वहां पर भी बच्चे काम नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विभिन्न व्याख्याओं में बताया है कि किस किस उद्योग में बच्चों की जान को जोखिम है, जहां पर बच्चे काम नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि सर हम तो देखते हैं, ठीक है, होटल में, रेस्टोरेंट में हमें बहुत सारे, चाय की टपरी पे हमको बहुत सारे ऐसे छोटू मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटू मिलते हैं कि हम कहते हैं छोटू एक चाय दे जाओ, ए छोटू दो रोटी दे जाओ। सर वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, तो सर ये इलीगल नहीं है? जबकि होटल में, रेस्टोरेंट में, चाय वाली की टपरी पे पुलिस वाले भी होते हैं, तो फिर वो इसका विरोध क्यों नहीं करते? मैं आपको बताता हूँ। जो आर्टिकल 24 है ना बेटा, आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 बोलता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के नियोजन का प्रतिषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के एम्प्लॉयमेंट का प्रतिषेध, कम उम्र के बच्चे के एम्प्लॉयमेंट का प्रतिषेध, बच्चे के नियोजन का प्रतिषेध। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के एम्प्लॉयमेंट का प्रतिषेध, एम्प्लॉयमेंट का प्रतिषेध, प्रतिषेध, ठीक है भैया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के नियोजन का प्रतिषेध। अब इसमें आर्टिकल 24 में ये बोला गया है, तो 24 एक बात क्लियर कर देता है कि देखो, ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, ठीक है, काम नहीं करेगा। कहाँ काम नहीं करेगा? जहाँ पे हैवी ड्यूटी वगैरह वर्क होता हो, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसी जगह पे काम कर सकता है जहां पर उसकी किसी जान को, ठीक है, कोई जोखिम नहीं है, कोई हैवी ड्यूटी वर्क नहीं है, ठीक है, या फिर वो अपनी शक्ति के प्रतिकूल, वह अपनी आयु के प्रतिकूल कोई काम ना कर रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि सर 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा काम कर सकता है। तो फिर ठीक है, आर्टिकल 21A में तो सर ये बोला है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिलेगी, ठीक है, उसको प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी। तो सर जब उसको प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी, जब उसको प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार है, तो वो सर काम कैसे कर सकता है मेरे प्यारे बच्चे? तो देखो, आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कोई काम भी करते होंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी लेते होंगे। तो 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा अगर प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, जैसे ढाबे पे, ठीक है, या चाय की टपरी पे कोई भी छोटू है जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच का है, और बच्चे अगर मान के चलिए कि वो, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, वो क्लास, ठीक है ना, 5th में है, क्लास 4th में है, या कहीं पर भी है, वो उसको प्राथमिक शिक्षा मिल रही है, उसके बाद वह ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां पर उसकी जान को कोई भी जोखिम नहीं है, तो वो ऐसा काम कर सकता है, ऐसा काम कर सकता है। मतलब कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र का कोई भी बच्चा चाय की टपरी पे बेटा चाय सर्व कर रहा हो, होटल में चाय सर्व कर रहा हो, या खाना सर्व कर रहा हो, तो ये जान को जोखिम वाले व्यवसाय नहीं है, वहां पर वो काम कर सकता है, लेकिन बशर्ते वो प्राइमरी एजुकेशन ले रहा हो। तो इसलिए मैंने कई बार देखा है, जो अच्छे आईपीएस ऑफिसर जा रहे हैं ना, अब नए बच्चे, नए लड़के जो जा रहे हैं, ठीक है, वो जब कभी ऐसे होटल या रेस्टोरेंट पे खाना वगैरह खाते हैं, तो एक आध वीडियो हमें देखने को मिलती है। वो सबसे पहले उस छोटू से ही पूछते हैं, बेटा पढ़ते हो? कि हाँ साहब मैं पढ़ता हूँ। फिर वो कुछ नहीं कहते। अगर वो छोटू नहीं पढ़ रहा होता, जी बेटा, अगर वह छोटू नहीं पढ़ रहा होता और उसके बाद वहां काम कर रहा होता, वह होटल मालिक को बेटा, ठीक है ना, कारावास की सजा दिलवा देते वो होटल मालिक को, या फिर जहां पर भी वो काम कर रहा है उसके मालिक को जेल हो जाती। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर 6 से 14 वर्ष की उम्र का बच्चा है, 6 से 14 वर्ष की उम्र का बच्चा है बच्चे, और अगर वह प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, क्या ले रहा है बाबू? प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, तब वो ऐसी जगह काम कर सकता है जहां पर उसकी जान को जोखिम ना हो। लेकिन अगर वो प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है और ऐसी जगह काम कर रहा है, ईंट के भट्टे पे, माइनिंग में, कहीं पर भी, तो बच्चे वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 24 में बिल्कुल क्लियर बोला गया है। अब प्रश्न क्या है सर, कि कितने रुपए का, ठीक है, उसको क्षतिपूर्ति देनी होगी? बाल श्रम कल्याण निधि में कितना रुपया उसके मालिक को जमा करवाना होगा? सब 20,000 रुपए का प्रावधान है। किसने का बेटा? 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का प्रावधान है। एक बच्चा कह रहा है सर होटल मालिक सिखा के रखता है कि क्या कहना है। चलिए, तो वो बात दूसरी है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? किसी मोहल्ले के निवासी खुली नालियों से बहने वाली गंदगी, कूड़े के दुर्गंध युक्त ढेरों व शौचालयों की कमी के कारण खुले स्थानों पर शौच करने से जन स्वास्थ्य के प्रभावित होने के विरुद्ध नगर पालिका अधिकारियों के विरुद्ध
अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत पब्लिक न्यूसेंस के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकते हैं? आप मुझे ये बताएंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है बच्चे लगातार आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वो प्रश्न है, ठीक है, जो रिपीटेड है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड जानकारी है, इसमें धारा का जिक्र है। ठीक है, अब आप बताएंगे कि किसी मोहल्ले के निवासी खुली नालियों से बहने वाली गंदगी, कूड़े के दुर्गंध युक्त ढेरों व शौचालयों की कमी के कारण, किसके बेटा, शौचालयों की कमी के कारण खुले स्थानों पर शौच करने से जो जन स्वास्थ्य के प्रभावित होने के विरुद्ध नगर पालिका अधिकारियों के अगेंस्ट अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत वो यह मामला पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत बेटा प्रस्तुत कर सकते हैं? ये जानकारी आपको मुझे बतानी है, फटाफट से बताएंगे बच्चे किसके अंतर्गत वो इसको कर सकते हैं। तो कौन सी धारा है बच्चे? अपराध प्रक्रिया संहिता की। ठीक है, फटाफट से बोलेंगे अपराध प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा है? तो मैं आपको बताता हूं बच्चे, ये अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 133 है। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 133 से 148 में, ठीक है बच्चे, 133 से लेके 148 तक जब आप इसको देखेंगे तो खासकर स्पेशली आर्टिकल 100 सॉरी धारा 133 में जो है ना, इसके संबंध में बेटा, ठीक है, उल्लेख किया गया है। अभी जो धारा 133 है, ये किस अध्याय की धारा है आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर ये अध्याय 10 की धारा है। तो अध्याय 10 की धारा है, अध्याय 10 का जो विस्तार है वह धारा 133 से 148 तक है। वहीं पर इस तरह की जो है ना चीजों के बारे में, ठीक है, बातें कही गई हैं। जी, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ऐसा प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी कारखाने अथवा माइन में अथवा जोखिम भरे हजारडस, ठीक है बेटा, स्थान पर काम नहीं कर सकते? बताना कौन सा आर्टिकल है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, आर्टिकल 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आप मुझे जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा बच्चे, आप बताओ। ठीक है, आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में बेसिकली मानव का दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आर्टिकल 24 में मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, बेगार, बेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, प्रतिषेध है। ठीक है, आर्टिकल 23 में मानव का दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। आर्टिकल 21 ए मैं आपको बता ही चुका हूं, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 39 में बेसिकली क्या है बच्चे, सामाजिक और आर्थिक न्याय है। ठीक है, 39 में क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। एक बार आप डीपीएसपी जरूर पढ़ लेना अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि डीपीएसपी का एक एक आर्टिकल आपको याद हो जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, खाकी 1.0 में मैंने पॉलिटी पढ़ाई है, वहां पर आप डीपीएसपी के सारे आर्टिकल याद कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आप क्या करेंगे, तो इसमें आया है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। अगर कोई एक कथन सही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कौन सा कथन गलत है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। जनहितवाद जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। आप कहेंगे साहब बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जनहित याचिकाओं का मतलब ही है कि वो जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। जनता के हित में कोई भी सामाजिक संस्था अथवा जनप्रतिनिधि जनहितवाद प्रस्तुत कर सकता है। तो जनता के हित में कोई भी सामाजिक संस्था अथवा जनप्रतिनिधि जनहितवाद प्रस्तुत कर सकता है। सर बिल्कुल सही बात है। जनहितवाद को याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति के कभी भी वापस ले सकता है।
जनहितवाद को मतलब अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, ठीक है, किसी ने दायर किया है, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को बेटा दायर करता है तो क्या बच्चे वो है, ठीक है, बिना न्यायालय की अनुमति के कभी भी वापस ले सकता है? नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि अगर कोई भी, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को दायर करने वाला व्यक्ति उसे वापस लेता है तो उसमें न्यायालय की अनुमति, ठीक है बेटा, आवश्यक है। तो इसका मतलब है कि यही सही है, जो गलत है वो सही है। गलत ही तो पूछ रहा है, तो जो गलत है भैया वो सही है। फिर भी आप लास्ट वाला देख लो कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बेटा, ओए लाला, लाला, जी, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण अथवा पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर मामलों में जनहितवाद प्रस्तुत किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं बेटा। जनहितवाद तो कोई भी सामाजिक समस्या सही है ना बच्चे, ठीक है, उसके अगेंस्ट या पर्यावरण से संबंधित समस्या सही, आप उसके अगेंस्ट बेटा तुरंत जनहित याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं अगर उससे जन सामान्य को हानि हो रही है, क्षति हो रही है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को क्षति हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष को हानि हो रही है, तब आप जनहितवाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन अगर जन सामान्य को परेशानी हो रही है, अब जन सामान्य को परेशानी बेटा प्रदूषण से हो सकती है, जन सामान्य को परेशानी बेटा लाउड स्पीकर से हो सकती है, जन सामान्य को परेशानी बेटा नालियों में बहने वाले गंदे पानी से हो सकती है, ठीक है, या जो सीवर होते हैं बच्चे उनके खुले हुए ढक्कन से हो सकती है, या फिर नाले में आती हुई बदबू से हो सकती है। तो जन सामान्य को परेशानी हो, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की परेशानी के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते पीआईएल प्रस्तुत। क्लियर है? नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन समाज सुरक्षा व स्वस्थ वातावरण के हित में नहीं होगा? मतलब, ठीक है ना, कौन सा कथन है जो समाज सुरक्षा व स्वस्थ वातावरण के हित में नहीं होगा? 11वां ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मैं इधर साइड में हो जा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध पेयजल व शुद्ध वायु प्रकृति के अमूल्य वरदान है। क्लियर है? ये एक जनहितवादकरण है, ठीक है, और उसमें बोला है जनहितवादकरण में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डली है, उसमें बोला गया है कि बेटा पीने योग्य, ठीक है, जो शुद्ध पानी है, शुद्ध पेयजल व शुद्ध शुद्ध वायु प्रकृति के अमूल्य वरदान है। और अगर ये प्रकृति के अमूल्य वरदान है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, हमें क्या करना पड़ेगा? उनका संरक्षण और संवर्धन। शुद्ध पेयजल व शुद्ध वायु, ठीक है जी, ये यहाँ पर ध्यान रखना, शुद्ध पेयजल व शुद्ध वायु ये क्या है? प्रकृति की अमूल्य वरदान है। और अगर ये प्रकृति का अमूल्य वरदान है तो ऑब्वियस सी बात है सर, हमें इनका संरक्षण संवर्धन करना पड़ेगा। अगर हमें पीने योग्य शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, शुद्ध वायु नहीं मिल पा रहा, तो इसका मतलब है कि एक तरह से हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट बेटा जनहित याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि वो जन सामान्य के हित में है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे किसके? जन सामान्य के हित में है। तो इसका मतलब है कि ये वाला तो सही है, ये वाला सही है, तो इसमें गलत पूछा है। सूर्य का भरपूर प्रकाश व पर्याप्त वर्षा प्रकृति की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी आपको मिलना चाहिए। वनों की प्राकृतिक वृद्धि से रोग ठीक होते हैं। वृक्ष मानव जाति के मित्र व मानवीय सभ्यता व मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है बेटा। धातुओं को प्राप्त करने के लिए जंगलों व वृक्षों को काटने व खानों की खुदाई की अनुमति देना उपयुक्त है, ठीक है, उपयुक्त है नहीं, ठीक है, ये गलत है। अब जो गलत है बेटा वही सही है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पूछा है बेटा कि कौन सा कथन समाज सुरक्षा व स्वस्थ वातावरण के हित में नहीं होगा? तो धातुओं को प्राप्त करने के लिए आप जंगल व वृक्षों को काटें, ठीक है, आप खानों की खुदाई करें, उसकी अनुमति दें, क्या ये उपयुक्त है? नहीं भाई, ये उपयुक्त कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा। ये तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सॉरी, जनहित वादों द्वारा कौन से प्रशासकीय कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते? ठीक है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पीआईएल के माध्यम से आप कौन से प्रशासकीय कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते? मतलब पीआईएल के माध्यम से बेटा
ठीक है, मतलब आप किस क्षेत्र में पीआईएल दायर नहीं कर सकते, बस सिंपल सी बात ये है कि वो कौन सा क्षेत्र होगा जिसमें आप पीआईएल दायर नहीं कर सकते। तो जनहित वादों द्वारा कौन से प्रशासकीय कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसका सही जवाब देना है। जन कल्याण कोष का गबन करना किसी जन अधिकारी के द्वारा। चलिए, बिल्कुल बेटा, देखो जैसा एग्जाम में आएगा ना, ठीक है, जिस तरह से एग्जाम में आने का प्रावधान है या फिर जो चांसेस है, मैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्वेश्चन से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपकी क्षमता और विकसित हो, और इस तरह के प्रश्न आपको जब एग्जाम में देखने को मिले तो आपको बिल्कुल नयापन ना लगे, है ना। थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, गला भी खराब है, तेज बोलूंगा खांसी आ जाती है, इसलिए धीरे धीरे आराम आराम से हमें सारे प्रश्न करने हैं। जन कल्याण कोष का गबन करना किसी जन अधिकारी के द्वारा, ठीक है। अगर देखो कोई भी, ठीक है, जन अधिकारी, कोई भी लोक प्राधिकारी, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, अगर जन कल्याण कोष मतलब, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, सरकार का रुपया, सरकार का वित्त, अगर वह सरकार का रुपया अथवा सरकार के वित्त का गबन करता है तो आप उसके विरुद्ध पीआईएल दायर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना अथवा अवहेलना करना, आप उसके विरुद्ध पीआईएल दायर कर सकते हैं। सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य की वृद्धि अगर हो रही है तो क्या आप उसके विरुद्ध पीआईएल दायर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, वो सरकार का अपना निर्णय होता है, और सरकार जो इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। इसमें बेटा देखिए, जब पेट्रोल और डीजल की मूल्यों में वृद्धि होती है तो इसका जो संबंध है ना, वो किससे जुड़ा हुआ होता है? अंतरराष्ट्रीय बाजार और उसकी कीमतों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अगर वहां वृद्धि होती है तो सरकार भी बेटा पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि करती है। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि कर दी, आप चले गए सरकार के अगेंस्ट पीआईएल दायर करने, नहीं बेटा, आप दायर नहीं कर सकते। और किसी नदी के क्षेत्र को क्षति पहुंचाकर किसी राजमार्ग का अगर निर्माण किया जा रहा है, आप बिल्कुल पीआईएल दायर कर सकते हैं, ये बात भी सही है। अगर किसी नदी के मार्ग को, क्षेत्र को क्षति पहुंचाकर किसी हाईवे का या फिर बेटा किसी और कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, आप उसके विरुद्ध बिल्कुल पीआईएल जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान के, ठीक है, आर्टिकल 48 क्लॉज ए में, ठीक है जी, ध्यान रखना, भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 क्लॉज ए में, और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य के, ठीक है, कर्तव्य नंबर जी में, जी कौन सा हो गया? ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब 7वें में, 7वें मौलिक कर्तव्य में, और डीपीएसपी के आर्टिकल 48 क्लॉज ए में। आर्टिकल 48 क्लॉज ए को बच्चे हमने जो है वह जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन से। किससे जोड़ा है हमने इसको? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा है हमने इसको, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा है हमने इसको, ठीक है भैया जी। कब? 1976 में, ठीक है। तो इन दोनों आर्टिकल में बाकायदा लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षा हमें करनी चाहिए। इसमें लिखा है, जब आप इन दोनों को पढ़ोगे तो इसमें लिखा है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, संरक्षण व संवर्धन। अब सोचने की बात है, अगर प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन लिखा हुआ है तो ये जन सामान्य के ही हित में है। अगर हमारे संविधान में लिखा है तो संविधान में क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे जन सामान्य के हित में है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन बच्चे, और साथ ही साथ इसमें ये भी है, ठीक है, वन्य जीव, नदी, झील, ठीक है, इनके भी बाकायदा स्पेशली इनके संरक्षण की बात कही गई है, इनके संरक्षण व संवर्धन की बात कही गई है, किसके? वन्य जीव, नदी, झील के संरक्षण व संवर्धन की बात कही गई है। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ लेनी है बाबू, ठीक है जी। तो जब हमारे संविधान में ये है तो ऑब्वियस सी बात है जन सामान्य का विषय ही है, और प्राकृतिक पर्यावरण से प्रश्न आ सकता है। सार्वजनिक उपद्रव अथवा सार्वजनिक असुविधा का अपराध भारतीय दंड विधान की किस धारा में है? ठीक है, जैसे बच्चे मैंने क्या बोला, सार्वजनिक उपद्रव, ठीक है, जिसको, ठीक है, सार्वजनिक उपद्रव को हम बलवा भी बोलते हैं, सार्वजनिक उपद्रव, ठीक है, अथवा सार्वजनिक असुविधा जिसको पब्लिक न्यूसेंस बोलते हैं,
उसका अपराध जो है वह भारतीय दंड विधान की बेटा किस धारा में है। तो हालांकि ये प्रश्न ऐसा हो गया जो थोड़ा सा, ठीक है, भारतीय दंड विधान से है, लेकिन इसका संबंध धारा 268 से है, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह के प्रश्न तो नहीं आएंगे आपके, ठीक है, मेंटल एबिलिटी में इस तरह के प्रश्न तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इस तरह के प्रश्न इसलिए रखे गए हैं ताकि ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहो, है ना जी, ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहो बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य नहीं है, मतलब लोक असुविधा का मतलब क्या है बेटा, जन सामान्य को उससे असुविधा नहीं होगी। लोक असुविधा का मतलब क्या है बाबू, लोक असुविधा का मतलब है कि उस कार्य से जन साधारण को, जन सामान्य को, जन सामान्य को असुविधा नहीं होगी, जन सामान्य को असुविधा नहीं होगी, उस कार्य से नहीं होगी, ये आपको बताना है। चलिए, कार्य जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो आपको बताना है क्या वह लोक असुविधा का, ठीक है, कार्य है बेटा। ऐसे कार्य जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तो वह बच्चे लोक असुविधा का कार्य है, बिल्कुल है, ठीक है ना, बिल्कुल है। कार्य जो जन साधारण की सुरक्षा के लिए खतरा है, लोक असुविधा का कार्य है। कार्य जो जनता की सुख सुविधा को प्रभावित करते हैं, बेटा बिल्कुल है। लेकिन विद्युत अथवा जल की आपूर्ति सुचारू रूप से ना हो पाए तो ये बच्चे लोक असुविधा का कार्य नहीं है। और अगर ये लोक असुविधा का कार्य नहीं है तो ये सही है। अब आप कहेंगे क्यों सर, हमें तो ऐसा लग रहा है जो जनता की सुख सुविधा को प्रभावित करते हो वो लोक असुविधा के कार्य नहीं होंगे, आपको गलत लग रहा है। विद्युत अथवा जल की आपूर्ति अगर सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है तो वह लोक असुविधा का कार्य नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बता दूं बेटा, ये, ठीक है ना, विद्युत क्या है बच्चे, ठीक है, विद्युत क्या है, यह एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है बच्चे जिसमें किसी भी प्रकार के फॉल्ट की संभावना है ना किसी भी प्रकार के, ठीक है, फॉल्ट की संभावना है, वो फॉल्ट हो सकता है बेटा, फॉल्ट की संभावना है। अगर बिजली नहीं आ रही, संभावना है, ठीक है ना, वो टेम्पोरेरी रीजन से नहीं आ रही तो बच्चे आप उसको लोक असुविधा का कार्य नहीं मानेंगे। या फिर मान के चलिए कि पानी जिस पाइपलाइन से आता है वो पाइपलाइन टूट गई, उस पाइपलाइन की मरम्मत हो रही है, तो वो लोक सुविधा, वो लोक असुविधा नहीं है, ठीक है ना। अगर पानी, ठीक है, जिस पाइपलाइन से आ रहा है वो पाइपलाइन टूट इत्यादि गई या फिर उसमें कोई भी कमी आ गई तो वह लोक असुविधा का कार्य नहीं है, क्योंकि, ठीक है, वो टेम्पोरेरी रीजन है, वो टेम्पोरेरी है, वो ठीक हो जाएगा, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इसको आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य है। इनमें से कौन सा कार्य ऐसा है जो बाकायदा बेटा लोक असुविधा का कार्य है, प्लीज इसका जवाब आप देंगे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भैया जी, थैंक यू सो मच, इसका जवाब आप देंगे। ठीक है, मैं सभी के ऑप्शन देख पा रहा हूँ, सभी भैया जी के ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। चलिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य है। आवासीय क्षेत्र में बारूद बनाने की फैक्ट्री चलाना बिल्कुल लोक असुविधा का कार्य है। मृत पशुओं के अंगों व हड्डियों से चर्बी बनाना, अरे यार ये भी लोक असुविधा का कार्य है, बहुत होता था पहले, ठीक है। मैं किसी वेजिटेबल ऑयल को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि डालडा आता था वो बेसिकली पशुओं की चर्बियों से बनाया जाता है ना, इस तरह की भी बड़ी वो। बस्ती के समीप आतिशबाजी व पटाखों की फैक्ट्री होना, अरे बाप रे,
ये सारे कार्य बेटा लोक असुविधा के कार्य हैं, ऑप्शन डी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी बोला था बिल्कुल करेक्ट बोला था। जिन भी भाइयों ने ऑप्शन डी बोला एकदम करेक्ट बोला, एब्सोल्युटली करेक्ट बोला उन्होंने। नेक्स्ट अगला चलते हैं। अरे बाप रे, एफ ऑप्शन है इसमें, एफ तक। लोकहित याचिका निम्नलिखित में से किन प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण हेतु प्रस्तुत की जा सकती हैं? मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लोकहित याचिका है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को किन प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण हेतु हम प्रस्तुत कर सकते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है फटाफट से। सबसे पहला ये आप ही को जवाब देना है, क्योंकि आप इतना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को समझ चुके हैं, तो ये जवाब आप ही को देना है। टेलीविजन प्रोग्रामों को हिंसा और अश्लीलता के दृश्यों से मुक्त कर साफ सुथरा बनाए जाने के लिए आप पीआईएल दायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारी वेब सीरीज, ठीक है, बहुत सारे कार्यक्रम के विरुद्ध पीआईएल ठीक है दायर हुई है। इनफैक्ट अभी एक मैं तुम्हें ताजा ताजा वो देता हूँ उदाहरण, एनिमल एक मूवी आई थी रणवीर कपूर की, ठीक है, और बॉबी देओल, ठीक है। आमतौर पर वो आप सब लोगों के बीच में मूवी बहुत छाई रही, यूथ ने खासकर उसे बहुत पसंद किया। एनिमल मूवी में रणवीर कपूर, बॉबी देओल, है ना, सबको। इस एनिमल मूवी के खिलाफ भी एक पीआईएल दायर की गई है, ठीक है, जिसमें से एक महिला सामाजिक, ठीक है ना, संस्था है जो एनजीओ चलाती है, उसने बताया है कि किस तरह से इस मूवी में दिखाया गया है कि पुरुष महिलाओं से ठीक श्रेष्ठ है, और पुरुषों को यह एक अधिकार है कि वो महिलाओं के प्रति हिंसा कर सकते हैं, जिस तरह से उसमें दिखाया है, ठीक है, हिंसा करने को, ठीक है। तो फिर उसके डायरेक्टर ने इस केस को जो है ना, जब ये पीआईएल उठी थी तो उन्होंने जो है ना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि के माध्यम से उन्होंने बताया कि नहीं, ठीक है, जो समाज में हो रहा है हम तो अपनी पिक्चरों में वो दिखाते हैं, ठीक है। और उसने बड़े अच्छे से जो है इस चीज को टैकल किया। मतलब पीआईएल दायर की गई थी एनिमल मूवी के पूरी टीम, उसके डायरेक्टर, उसके अभिनेता, नेताओं, ठीक है, जो भी थे उनके अगेंस्ट, कि किस तरह से इसमें एक महिला को डिफेम किया गया है, ठीक है ना, और दिखाया गया है कि पुरुष महिलाओं से ऊंचे होते हैं, उनको अधिकार होता है कि वे डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पत्नी का मुंह दबा सकते हैं, मतलब जिस तरह से उस मूवी में दिखाया है। तो वो बोला है कि हम तो वही दिखा रहे हैं, अगर क्या ऐसा समाज में नहीं हो रहा? अरे भाई, फिल्में तो समाज का आईना होती हैं, अगर ऐसा समाज में नहीं हो रहा तो ठीक है, हम नहीं दिखाएंगे, अगर हम ऐसे समाज में जी रहे हैं। अब रोजाना न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, ये सारी घटनाएं होती हैं। फिर उन्होंने अपने तर्क भी दिए कि नहीं, हमने ये नहीं दिखाया, हमने ये भी दिखाया है कि किस तरह से, ठीक है, जब रणवीर कपूर और उसकी प्रेमिका शादी करते हैं और वो अमेरिका में रहते हैं, तो वहां पर जो है ना, ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे होने की डिलीवरी तक वो कितना ख्याल रखता है रणवीर कपूर, ठीक है, इतना ख्याल तो कोई भी ना रख पाए, है ना। तो वो भी बात दिखाई गई है, पर उसके एक ऐसे पक्ष को भी दिखाया गया है कि जहां पर वो अपनी पत्नी की इतनी ख्याल रख रहा है, इतना टेक केयर। तो ये बड़ा वाद विवाद का विषय रहा था। लेकिन फिर भी बच्चे, हाँ, अगर टेलीविजन प्रोग्रामों में हिंसा और अश्लीलता है तो आप उनके विरुद्ध पीआईएल दायर कर सकते हैं। राज्य में हुई हिंसा के शिकार व्यक्तियों को राहत देने के लिए आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। दहेज मृत्यु के मामले में निष्पक्ष व त्वरित व उचित विवेचना के लिए आप, ठीक है, पीआईएल दायर कर सकते हैं बच्चे। आप लोकहित याचिका या जनहित याचिकाओं को दायर कर सकते हैं, ठीक है। वैश्याओं के बच्चों को अन्य बच्चों के साथ मिलने जुलने और समाज का हिस्सा बनने के लिए भी कर सकते हैं। ये बेटा, ये सारी पीआईएल की ही केसेस है। ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ये सारी पीआईएल की ही केसेस है। जैसे एक केस में बेटा टेलीविजन प्रोग्रामों और हिंसा अश्लीलता के दृश्यों से मुक्त करने के लिए पीआईएल दायर की गई थी, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया, और समय समय पर होती हुई आई है। इसके अलावा राज्य में हिंसा के शिकार व्यक्तियों को राहत देने के लिए, जब गुजरात में बेटा जो गोधरा कांड हुआ था, तो उस समय जो है ना वहां पर इस तरह का, ठीक है, जो हिंसा से प्रभावित व्यक्ति थे उनको राहत कार्य देने के लिए पीआईएल दायर की गई थी, ठीक है। दहेज मृत्यु के मामले में निष्पक्ष मामले के लिए, और सबसे बर्निंग टॉपिक है वैश्याओं के बच्चे। जो बेटा वैश्याओं के बच्चे होते हैं आमतौर पर, ठीक है, उनको समाज के जो अन्य बच्चे होते हैं उनके साथ, ठीक है, उठने बैठने नहीं दिया जाता, उनके स्कूल में उनको नहीं पढ़ाया जाता। यह है, एक स्कूल था बेसिकली कॉन्वेंट स्कूल, उसने कॉन्वेंट स्कूल ने एक बच्ची का एडमिशन लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसके मम्मी और पापा किसी समाज की प्रेस्टिजियस क्लास से नहीं आते, ठीक है ना, किसी प्रेस्टिजियस क्लास से नहीं आते, क्योंकि उसकी माता जो थी वो प्रोस्टिट्यूट थी, वैश्या थी। वैश्या का मतलब आप समझ गए ना बेटा, वैश्या का मतलब होता है, ये भी एक प्रोफेशन है, जैसे हम तुम्हारे प्रोफेशन है, वैश्या का भी प्रोफेशन है, कि जब बेसिकली जो है ना आजीविका चलाने के लिए कुछ महिलाएं, ठीक है ना, प्रोस्टिट्यूशन अपना लेती हैं, ठीक है, वैश्यावृत्ति अपना लेती हैं, तो वो,
तो अब जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनके बच्चों को एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया। वो कॉन्वेंट स्कूल एक प्रेस्टिजियस कॉन्वेंट स्कूल था और वो महिला चाहती थी कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, जिससे कि वो आगे भविष्य में मजबूर ना हो पाए मेरा जैसा काम करने के लिए। स्कूल ने उसको पढ़ाने नहीं दिया। स्कूल ने बोल दिया क्योंकि तुम्हारी माँ एक समाज के एलिट वर्ग से नहीं आती बेटा, ठीक है। उस महिला ने, ठीक है, उसके विरुद्ध पीआईएल दायर कर दी, ठीक है, उसके स्कूल के अगेंस्ट। स्कूल को जुर्माना देना पड़ा और रेस्पेक्ट के रूप में, ठीक है ना, पूरी बच्चे क्षतिपूर्ति देनी पड़ी और ससम्मान उसके बच्चे को एडमिशन देना पड़ा। एडमिशन फीस भी नहीं लगी और ऊपर से फिर एक और फरमान जारी किया गया कि जो अन्य इस क्लास के जो अन्य बच्चे हैं उनके लिए भी ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि वो बच्चे इस बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें, ठीक है, वो इसको अपने ही बीच में का एक बच्चा समझे और उसके साथ ये सारी चीजें है ना। तो कुल मिलाकर ऐसे भी है। आप इसके लिए एक मूवी देख सकते हैं, ठीक है ना, आप मूवी देखा करो। अभी मत देखो, अभी तो आपका एग्जाम सर पे है, लेकिन हमें ऐसी मूवी देखनी चाहिए जो समाज में एक बहुत बड़े परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है, बनाई जाती है। जैसे ओ माई गॉड 2, ओ माई गॉड 2 में क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम सब लोगों से ही जुड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। वो, ठीक है, आप जिस उम्र पे है ना, हम जिस उम्र पे हैं, ठीक है, तो वो इसी उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है खासकर आपकी उम्र के बच्चों के लिए, कि उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक बच्चा, ठीक है, क्लासरूम में, ठीक है, मास्टरबेशन करता हुआ पकड़ा जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है और उसको प्रसारित कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है ना, उसके माँ बाप, ठीक है, उसके पिताजी जो खुद एक पुजारी हैं, उनके विरुद्ध कैसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं अपना शहर छोड़ने के लिए, फिर उनका केस लड़ा जाता है, वो खुद ही लड़ते हैं। कितना अच्छा दिखाया है उसमें। उसमें ये बोला गया है कि भाई सेक्स एजुकेशन भी जरूरी है, बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है क्या नहीं, ठीक है, वो बच्चों के बीच में उस चीज को रखना चाहिए, ठीक है। बच्चे इलीगल सोर्सेस के माध्यम से इस एजुकेशन को प्राप्त करते हैं तो उनको लगता है कि यही वास्तव में सच है, जबकि वो सच नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक सामाजिक मुद्दे हैं। अब चूंकि मैं आपको सामाजिक मुद्दों की क्लास पढ़ा रहा हूं तो मेरा हक है इन मुद्दों पर बच्चे बोलना, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। चिकित्सीय विधिक मामलों में घायलों को तुरंत उपचार को प्राथमिकता देना जिससे उनके जीवन की रक्षा हो सके, बिल्कुल सही है बच्चे। और सभी मामलों में, जी हाँ, एफ बिल्कुल सही होगा, हम सभी मामलों में। इस क्वेश्चन का मतलब था कि मैं आपको बताऊं कि हम इन सारे मामलों में पीआईएल्स प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चे। हाँ, ये मेंटल एबिलिटी की बेटा दूसरी क्लास है, ठीक है, ये दूसरी क्लास है। जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर आपने देखा होगा कि कभी विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन होता है, किसी विधायक जी का, किसी मंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, तो वहां पर पाया गया है कि जन साधारण की सुविधा व परेशानी को दृष्टि में रखते हुए क्या उनकी ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। तो उसमें यह बताया गया है, एक बड़ी कॉमन समस्या है कि जब किसी, ठीक है ना, शहर में कोई बड़े राजनेता का आगमन होता है या किसी बड़े, ठीक है ना, प्रशासनिक पद पर बैठे हुए या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का आगमन होता है, तो उस शहर की पूरी, ठीक है, व्यवस्था को, जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको जाम कर दिया जाता है क्योंकि विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं, वीवीआईपी आने वाले हैं। लेकिन इससे होता यह है कि कई बार बेटा एम्बुलेंस भी उस जाम में फंस जाती है और उस एम्बुलेंस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा होता है। एक एक सेकंड उस व्यक्ति के लिए भारी है और यहाँ पर घंटों घंटों के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आपको देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और आप खुद इसके पीछे तर्क दीजिएगा कि आपको क्या सही लगता है। यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ आपकी मेंटल एबिलिटी को। विशिष्ट अतिथियों के आगमन के 1 घंटे पहले से ही मुख्य मार्ग का यातायात पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। क्या बताओ, अगर आप होंगे, ठीक है, ऐसी जगह कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या ट्रैफिक अधिकारी आपको अगर बेटा किसी विशिष्ट अतिथि के आगमन पर किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को संचालित करना, इसकी जिम्मेदारी अगर आपको दी गई है, तो क्या आप उन वीवीआईपी के आगमन के 1 घंटे पहले से ही मुख्य मार्ग का यातायात पूरी तरह से बंद कर देंगे? नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है ऐसे करने से जन सामान्य को बहुत बेटा, ठीक है, परेशानी हो जाएगी। जनता के जो व्यक्ति अनुशासनहीनता करे अथवा आगे बढ़ने का प्रयास करे उस पर लाठीचार्ज करेंगे आप या उसके साथ धक्का मुक्की करेंगे? नहीं करेंगे आप, आपको पता है ऐसा नहीं कर सकते। आवश्यक कार्यों, चिकित्सीय सहायता, परीक्षा देने अथवा ट्रेन इत्यादि पकड़ने वालों को रोक देना चाहिए। आवश्यक कार्यों वालों को रोक देना चाहिए? अरे नहीं भाई, उनको तो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए और यातायात को सुचारू रूप से चलते
रहने देना चाहिए, जबकि सुरक्षा आदि कारणों से कुछ मिनटों के लिए उसे रोकना अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी लोगों ने एक साथ ऑप्शन डी बोला। इसका मतलब है, मैंने खुद देखा, मैं इस पहले क्वेश्चन से लेकर अब जब 17 में क्वेश्चंस पे आया हूं, ये मैंने खुद देखा है कि वास्तव में आपकी मानसिक क्षमता बड़ी है। अब आप सही से आंसर दे पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप उस चीज को पकड़ पा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों। ऑप्शन डी है, बिल्कुल ऑप्शन डी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके ऑप्शन पर है, आपकी स्क्रीन पर है, माफ करना। एक बैंक ने अपने कर्जदारों से अधिक ब्याज वसूल किया। एक बैंक है बेटा, एक बैंक ने क्या किया, अपने कर्जदारों से ज्यादा ब्याज वसूल किया, जिससे उन्हें ऊंची दर से इनकम टैक्स चुकाना पड़े। ऐसे बैंक के विरुद्ध कर्जदारों की ओर से पीआईएल कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो बेटा बैंक का कोई कर्मचारी कर सकता है, या कर्जदारों के परिवारों के सदस्यगण कर सकते हैं। भाई ये देखो, बैंक का कर्मचारी क्यों करेगा? क्योंकि बैंक खुद ज्यादा ब्याज वसूल रहा है, तो बैंक का कर्मचारी तो नहीं कर सकता। कर्जदारों के परिवारों के सदस्यगण, उनको क्या लेना देना? नहीं, वो भी नहीं कर सकते बच्चे। कोई भी अधिवक्ता, अधिवक्ता कैसे कर सकता है बेटा? अधिवक्ता को थोड़ी ना लेन देन की बारे में जानकारी, वो व्यक्ति जिसको अकाउंट्स की जानकारी हो, तो बेटा चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है ना। कर्जदारों की आय व्यय की गणना करने वाला चार्टेड अकाउंटेंट जो है ना बच्चे, पीआईएल दायर कर सकता है, क्योंकि उसको आय व्यय की जानकारी है, उसे पता है कि ऐसा करने से उनकी आय पर, उनकी इनकम टैक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वकील को क्या पता? कुछ नहीं पता, वकील क्या जाने। ठीक है, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा ये पीआईएल प्रस्तुत कर सकता है। जी सर, मेरा बस चले तो सारे सब्जेक्ट आपके से। चलिए थैंक यू बेटा, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, और मैं बहुत अच्छा भी नहीं पढ़ा पा रहा, मुझे पता है, क्योंकि मुझे बहुत हो रही है दिक्कत। एक दो दिन का आप समय देंगे तो इस विषय में समा बांध देंगे हम, इस विषय में भी, ठीक है। चलिए, ठीक है, जब आप परेशान होते हो, बीमार होते हो, तो उसका प्रभाव आपके, ठीक है, जीवन के हर एक, ठीक है, एक्शन पे पड़ता है। मैं बहुत चाह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, शायद मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको समझा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, उसका कहीं ना कहीं तो बेटा असर पड़ता ही है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पर कार्रवाई से पहले न्यायालय को किस प्रकार अपनी संतुष्टि करनी चाहिए? आप ये प्रश्न देख लो, अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि भैया, ठीक है, जैसे ये है हमारे स्टूडियो में भैया बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस दायर कर दी। ठीक है, इन्होंने किसी सामाजिक मुद्दे पर ही दायर की, जिससे जन सामान्य को क्षति हो रही थी, जन सामान्य का नुकसान हो रहा था। इन्होंने, ठीक है ना, उसके प्रति, ठीक है बेटा, उस विषय को आधार बनाकर पीआईएल दायर कर दी। अब वो पीआईएल, ठीक है, माननीय न्यायालय के पास पहुंची, और किसी भी न्यायाधीश साहब के पास गई, उनकी बेंच के पास गई, तो उनको किस प्रकार की, ठीक है ना, समझदारी दिखानी चाहिए। तो ये बात मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले न्यायाधीश को ये देखना चाहिए कि इस बंदे का अपना कोई पर्सनल हित तो नहीं है, जैसे सामाजिक समस्याओं का रूप लेके कहीं है तो नहीं कि ये अपने किसी व्यक्तिगत हित को साध रहा हो। सबसे पहली बात ये देखनी चाहिए। दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि ये व्यक्ति जिसने पीआईएल दायर किया, किसी व्यक्ति विरुद्ध की विशेष तो नहीं की, ठीक है ना, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध तो नहीं की। ऐसा तो नहीं कि इसने पीआईएल जो है ना किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध की हो। नहीं, पीआईएल का आधार होना चाहिए आपको राज्य के अगेंस्ट। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, राज्य, आप राज्य को जो है ना मुख्य, ठीक है, दोषी ठहराएंगे, या फिर मुख्य अभियोजक राज्य को बनाएंगे। हाँ, राज्य की सहायता करने वाला कोई प्राइवेट व्यक्ति भी हो सकता है जो राज्य की आड़ में हो, बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये आपको सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। यह है कि न्यायिक प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग किसी दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमेबाज के द्वारा तो नहीं किया जा रहा। बिल्कुल बेटा, यह है कि न्यायिक प्रक्रिया का कोई भी दुरुपयोग किसी दुर्भावनापूर्ण मुकदमेबाज के द्वारा तो नहीं किया जा रहा। ऐसा तो नहीं मेरे प्यारे बच्चे कि वो जो व्यक्ति है, जी, ऐसा तो नहीं बेटा कि वो जो व्यक्ति है वो, ठीक है ना, इस पीआईएल का प्रयोग करते हुए, इस पीआईएल का, ठीक है ना, प्रयोग करते हुए दुर्भावनापूर्ण मुकदमेबाज तो नहीं है। कहने का आशय है कि कोई व्यक्तिगत मुकदमेबाजी है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, कोई व्यक्तिगत कानूनी दुश्मनी भी हो सकती है, और पीआईएल्स का रूप लेके जो है ना बेटा, वह उस व्यक्ति विशेष को कोर्ट के कटघरे में खींच लेना चाहता हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, ये चेक करना। ठीक है, ये सही है।
यह कि जनहित याचिका किसी राजनीतिक व्यक्ति के इशारे पर तो नहीं की गई, ये बात भी चेक कर ली जाए। यह कि जनहित याचिका किसी ऐसे जन समूह की ओर से प्रस्तुत नहीं है जो दुर्भावनावश जनता के कष्टों की आड़ लेकर अपने व्यक्तिगत हित साधना चाह रहा है। देखो जो मैंने बोला सीधा मिल गया, ऑब्वियस सी बात है, सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी बेटा, सारे ही ऑप्शन सही है बंदरा। सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है पीआईएल का, ये पीआईएल का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम चलेंगे कानून एवं व्यवस्था के क्वेश्चंस पर। ये पीआईएल का लास्ट क्वेश्चन है, जन साधारण हितवादों को स्वीकार करने का कौन सा आधार पर्याप्त नहीं है। मतलब अगर न्यायालय किसी भी पीआईएल को स्वीकार करता है, तो न्यायालय अगर किसी भी पीआईएल को स्वीकार कर रहा है तो कौन सा आधार बेटा पर्याप्त नहीं है। ठीक है, लास्ट से देखते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि मैंने देखो पीएल दायर की तो न्यायालय उसकी सुनवाई कर ही ली, ऐसा आवश्यक नहीं। न्यायालय बेटा रोजाना हजारों पीआईएल रिजेक्ट करता है कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा। हाँ, न्यायालय को लगेगा बेटा कि हाँ ये वास्तव में सामाजिक मुद्दा है, जन सामान्य की परेशानी है, इसमें व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, ठीक है, उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये साफ नियत से जन सामान्य के कल्याण के लिए दायर की गई है, न्यायालय तुरंत बेटा उठा लेता है पीआईएल को। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, मोस्ट इंटरेस्टिंग बेटा, कई बार तो माननीय न्यायालय ने और न्यायालय के न्यायाधीशों ने ऐसी पीआईएल को आधार बनाया है जो पोस्ट ऑफिस से भेजी गई है, मेल की गई है, ठीक है ना, उनको भी आधार बनाकर उन्होंने उस पर मुकदमेबाजी करवा दी है बेटा। ठीक है, इतनी अच्छी होती है हमारी न्यायपालिका। चलिए, तो इसको देखते हैं, जन साधारण हितवादों को मतलब पीआईएल्स को स्वीकार करने का कौन सा एक आधार पर्याप्त नहीं है। यह है कि न्यायालय में याची जनता की शिकायतें लेकर साफ दिल से सद्भावनापूर्ण उद्देश्यों से स्वच्छ मानसिकता से आया है। बिल्कुल, ये तो सही बात है, ये तो आधार पर्याप्त है, ये आधार तो पर्याप्त है कि जो भी याची है, मतलब जिसने पीएल दायर की है, प्रस्तुत की है, तो जो भी याची है वह जनता की शिकायतें लेकर बिल्कुल साफ दिल से सद्भावनापूर्ण उद्देश्यों से और स्वच्छ मानसिकता से आया है। अरे तुरंत उसकी पीएल को स्वीकार कर लेगा न्यायालय, कहेगा मोस्ट वेलकम, आप जैसे लोगों की जरूरत है समाज को। यह है कि आपत्तिजनक कार्यवाही अवैध व दुर्भावनापूर्ण है और व्यक्तियों के ऐसे समूह पर प्रभाव डालती है जो गरीब है, असमर्थ है, अज्ञान है व आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, और वे अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल न्यायालय, ठीक है, अगर मान के चलिए कि आप ऐसे लोगों की तरफ से गए याचिका दायर करने कि जो बेचारे गरीब है, ठीक है, असक्षम है, अशिक्षित है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है, वो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते, तो आप लड़ लो उनका, आप डाल दो उनकी तरफ से पीआईएल, मोस्ट वेलकम, समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है। यह है कि प्रश्नगत कार्यवाही संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध की गई है, ये भी सही है बेटा। अगर मान के चलिए कि आपके किसी संवैधानिक अधिकारों को किसी ने छिन्न भिन्न किया है, लेकिन आपके अपने नहीं, मतलब जन सामान्य के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध अगर आपने पीआईएल दायर की है, ध्यान रखना प्रश्नगत कार्यवाही संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध की गई है, लेकिन जन सामान्य के, ऐसे व्यक्ति विशेष के नहीं, बल्कि जन सामान्य के मौलिक अधिकार क्या हो रहे हो बच्चे, ठीक है ना, खतरे में हो या फिर बाधित हो रहे हो। यह है कि इसे एक सांसद के द्वारा प्रस्तुत की नहीं, सांसद पीआईएल दायर नहीं कर सकता, सांसद इस मुद्दे को संसद में उठा सकता है, वह संसद में उठा सकता है इसको, वह संसद में इस मुद्दे पर बातचीत कर सकता है, संसद में इस मुद्दे को रख सकता है। इस मुद्दे को रख सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, तो वह संसद में इस मुद्दे को रख सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अपना कहाँ, कानून एवं व्यवस्था के प्रति, जो लॉ एंड ऑर्डर है, हम लॉ एंड ऑर्डर पर देखते हैं। ठीक है, आइए बच्चे, तो यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, लॉ एंड ऑर्डर बच्चे, कानून एवं व्यवस्था, इसके प्रश्नों को देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, इसके सभी प्रश्न तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ शुरुआती कुछ 4 5 6 प्रश्न देख लेंगे। ठीक है, एक्चुअली परेशानी तो मुझे भी हो रही है बहुत ज्यादा, लेकिन कई बार बच्चे जरूरी भी हो जाता है खुद परेशान होकर, ठीक है, औरों की परेशानी दूर करने में आनंद भी आता है। तो आइए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था, ठीक है, इसे हम देखते हैं, हमारा ठीक है दूसरा चैप्टर है बेटा, कानून एवं व्यवस्था। इसमें कुछ आपको धाराएं देखने को मिल सकती हैं,
ठीक है, इसमें कुछ आपको धाराएं देखने को मिल सकती हैं कुछ, तो आपको परेशान मत होना, वो धाराएं महत्वपूर्ण है। अब पता नहीं बच्चे कि देखो अभी एक नया, ठीक है, जो आपकी आईपीसी थी, भारतीय दंड संहिता थी, ठीक है ना, उसको तो गृह मंत्रालय के द्वारा और बेटा विधि मंत्रालय के द्वारा पूरी तरह से खारिज करके एक नई भारतीय न्यायिक दंड प्रक्रिया या संहिता बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार जो है ना आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हैं कानून एवं व्यवस्था में, ठीक है, तो आप उन धाराओं को एक बार देख लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सारी धाराएं याद होनी चाहिए, वो कुछ महत्वपूर्ण है, आप उनको देख लीजिएगा। उनमें से जो बेसिकली कुछ चोरी के हैं, कुछ हत्या के हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ है, ठीक है, धाराएं जो कि सबको पता ही होती है, ठीक है। अरे ये तो सब लोग कह रहे हैं कि सर आप आराम कर लीजिए। ये तो सब कह रहे हैं, सर आप आराम कर लीजिए, कोई बात नहीं सर, वेरी गुड। चलो, इसके 5 क्वेश्चंस, बस इसके 5 क्वेश्चंस प्लीज, इसके 5 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कानून व्यवस्था में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसके 5 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद है ना, और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है, मैं आपको ये सबको समझा दूंगा बच्चे, ठीक है। आइए देखो, अब आप बताओ, ठीक है, आप यहाँ पर होते क्या करते। आप सब मान के चलिए बेटा कि आप सब पुलिस वाले हैं, आप सभी लोग दीवान जी हैं, सब लोग दीवान जी, और आपको एक ऐसी घटना देखने को मिलती है, सब लोग आओ बेटा, आप दीवान जी हो, आपको ऐसी घटना देखने को मिलती है कि किसी भी दुर्घटना, आकस्मिक घटना अथवा गंभीर अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, जहां पर भी लगे क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसको हाईलाइट कर लो, क्या नहीं करना चाहिए। तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के विषय में विस्तृत, ठीक है, विस्तृत है बेटा, घटना के विषय में विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करके जिम्मेदार अधिकारियों एवं संस्थाओं को सूचित करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए बच्चे, है ना। तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के विषय में बेटा विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करके जिम्मेदार पुलिस अधिकारी संस्थाओं को सूचित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी कार्यवाही करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आपको कोई दुर्घटना होती हुई दिखती है, तो क्या आप कोई भी कार्रवाई तब करेंगे जब आपसे वरिष्ठ कोई पुलिस अधिकारी आ जाए, क्या आप उसका वेट करेंगे? नहीं, आप उसका वेट नहीं करेंगे। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि गलत ही तो पूछ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। घटना स्तर पर मौजूद साक्ष्य को संरक्षित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक पुलिस वाले को सबसे पहली हिदायत ये दी जाती है कि वे घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्यों को तुरंत प्रिजर्व करे, ठीक है, संरक्षित करे, और घायलों को तत्परता से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए बेटा? ऑप्शन बी नहीं करना चाहिए। एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, एक बार सब लोग थम्स अप कर दो। बिल्कुल सही है। देखिए, आप इस जगह होते आप क्या करते बेटा? आप ये वाला काम नहीं करते, बाकी आप सब करते। तुरंत आप फोन करके जो है ना अपने संबंधित किसी बड़े अधिकारी को कि साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है, ठीक है, पहले सूचित करते आप, ठीक है साहब ऐसी ऐसी यहाँ पर बात हो गई है। फिर आप देखते कोई घायल व्यक्ति तो नहीं है, अगर घायल है बेचारे को तुरंत जो है ना आप, ठीक है, किसी ऑटो को रोककर, रिक्शा को रोककर, या फिर किसी फोर व्हीलर निजी वाहन को रोककर भी, अगर एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, एम्बुलेंस आने में देर है, तो कहेंगे भाई प्लीज इसको हॉस्पिटल छुड़वाओ, ठीक है, हॉस्पिटल छुड़वाएंगे आप घायलों को तुरंत। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए घटनास्थल पर कोई मर भी गया है, कोई मृतक है, ठीक है, तो जितने भी एविडेंसेस है उनको संरक्षित करेंगे, उनकी पहचान करेंगे उनके आईडी कार्ड इत्यादि से, और उनके जो भी संबंधी होंगे उनको आप सूचित करेंगे, यही तो करेंगे ना बेटा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दुर्घटना स्तर पर पुलिस को सर्वप्रथम क्या व्यवस्था करनी चाहिए? जैसे आप पुलिस वाले हैं बच्चे, आप बन गए, आप ये मान के चलो वर्दी है, ठीक है, आपके बदन पे, और मुझे वो वर्दी दिख रही है तुम सब लोगों के बदन पर, तो आप मुझे बताइए कि दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सबसे पहले सर्वप्रथम बेटा क्या करना चाहिए? ठीक है, पुलिस को, तो भैया जी बताना है, दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, पुलिस का क्या काम होना चाहिए? घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना स्थल की फोटोग्राफी करनी चाहिए, ठीक है, क्या दुर्घटना स्थल की बेटा फोटोग्राफी करनी चाहिए सबसे पहले, या समाचार पत्रों को सूचित करना चाहिए, या चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, गंभीरों घायलों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए? क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे? देखो, सबसे पहले आपका काम क्या है कि भैया जी, ना तो आप दुर्घटना स्थल की फोटोग्राफी करें, ना ही आप समाचार पत्रों को सूचित करें, आप सबसे पहले चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएं। ये आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएं, गंभीर घायलों को आप अस्पताल पहुंचाएं।
हाँ, उसके बाद फिर आप दुर्घटना स्थल की फोटोग्राफी वगैरह भी करवा सकते हैं। ठीक है, शांति व्यवस्था बनवाने, ठीक है, बनवा सकते हैं। भीड़ भाड़ यातायात पर फिर आप नियंत्रण कर सकते हैं। जीवित बचे लोगों के लिए कैंप, भोजन, पानी, दवाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचना दे सकते हैं। जनसाधारण को सूचित करने के लिए लाउड स्पीकर की व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी का आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ गलत काम नहीं है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, सर्वप्रथम तो सबसे पहले तो बेटा आपका यही दायित्व है ना, यही नैतिक कर्तव्य है कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाना। जी। ठीक है बेटा, मैं साइड में हो जाता हूँ, है ना। वैसे आप लोग तो नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी मैं साइड में हो जाता हूँ हर एक क्वेश्चन, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख सकें, बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को आप देख पाए। चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ही होते बेटा, तो आप ये काम करते हैं ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, तो इसलिए मैं बाकी के ऑप्शन मिटा देता हूँ। जिस पर डबल टिक है वही सही है, जिस पर डबल टिक है वही सही है, ध्यान रखना। ठीक है, ये है बच्चे मेरे तकिया कलाम है, मैं जिस पर डबल टिक करता हूँ वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। बेटा, प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी आपदा, ठीक है, जो मानव जनित नहीं है। ऐसी कोई भी आपदा बच्चे जो मानव जनित नहीं है, मानव जनित नहीं है, मतलब इंसान की औकात नहीं है। तो जो मानव जनित नहीं है, ठीक है बच्चे, वो क्या है, वो प्राकृतिक आपदा है। क्लियर है। तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है, महामारी भी है, लेकिन बच्चे अग्निकांड, ठीक है, तो अग्निकांड मानव जनित है, तो अग्निकांड प्राकृतिक आपदा नहीं है, अग्निकांड क्योंकि मानव जनित है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है ना। अब देखो कितना प्यारा प्रश्न है। ठीक है, देखो अब यहाँ से आपकी मेंटल एबिलिटी समझ में आएगी कि आप कितना अच्छा सोच पाते हैं इस प्रश्न से। इस प्रश्न से आपकी मेंटल एबिलिटी परखी जाएगी। इस प्रश्न से पता चलेगा कि आप में कितना जोश और जुनून है। दो ट्रेनों के एक ही रेलवे लाइन पर दौड़ने से, दो ट्रेनों के एक ही रेलवे लाइन पर दौड़ने से आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई, जैसे अभी हुई थी ना कुछ ही महीने पहले बेटा, दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर आमने सामने से आके भिड़ी थी। कितना भयानक एक्सीडेंट था। हालांकि उसमें जो सरकार आंकड़े बता रही थी कि लगभग 200-250 लोग, लेकिन पता है बेटा मृतकों की संख्या उसमें 1000 के भी पार थी। जी हाँ। ठीक है, तो दो ट्रेनों के एक ही रेलवे लाइन पर दौड़ने से आमने सामने की भीषण भिड़ंत होती है, और वो जो भीषण भिड़ंत होती है बच्चे, उससे 50 से अधिक लोग मारे जाते हैं, 250 व्यक्ति करीब घायल हो जाते हैं। घटना स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई, चीख पुकार होने लगी। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस व प्रशासन को सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखो इसमें भी क्या है बेटा, पुलिस व प्रशासन को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, बचाव व राहत कार्य तुरंत शुरू करना, घायलों व मृतकों को अस्पताल पहुंचाना व मृतकों की शिनाख्त करना। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दुर्घटना में घायल व्यक्तियों व मृतकों के सामान की सुरक्षा करना, उनके संबंधियों को सूचित करना, अपराधी तत्वों को सक्रिय न होने देना। नहीं बच्चे, ये नहीं। नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना, घायलों व मृतकों के संबंध में जानकारी देने हेतु टेलीफोन नंबरों को रेडियो, टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराना। ये भी देखो सही तो सब है, लेकिन सबसे पहले हमें ये करना चाहिए। रेल मंत्री, नेतागण, वरिष्ठ अधिकारियों के दुर्घटना स्थल पर पहुंचने पर उनकी सुरक्षा व शांति व्यवस्था, ये सब करने चाहिए। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, अविलंब, मतलब बिना देरी किए हुए। अविलंब का मतलब क्या है बेटा, अविलंब का मतलब है बाबू बिना देरी किए हमें राहत व बचाव के कार्य शुरू कर देने चाहिए, घायलों और मृतकों को अस्पताल पहुंचाकर और फिर मृतकों की शिनाख्त करके उनके परिजनों को सूचित करना चाहिए। ए है बेटा, बिल्कुल सही। बहुत अच्छे खेल रहे हो तुम। ठीक है, सबको मजा आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्य को दंगा करने के अपराध माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का बेटा। लव यू टू, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। लास्ट क्वेश्चन है बस आज का। ठीक है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य दंगा करने का अपराध माना जाएगा, आपको बताना है। इनमें से कौन सा कार्य है जिसको दंगा करने का अपराध माना जाएगा। ठीक है, किसी सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करना, किसी मकान में घुसेबाजी करना,
कार में किसी से झगड़ना या किसी सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति में बाधा डालने के लिए लड़ाई और हमला करना। ऑब्वियस सी बात है, किसी सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करना बेटा दंगा नहीं है। किसी सार्वजनिक स्थान पे गाली गलौज दंगा नहीं है, किसी मकान में घुसेबाजी करना दंगा नहीं है। हाँ, लेकिन आप ठीक है लोक व्यवस्था में ठीक है बाधा डालते हैं और लड़ाई और हमला करते हैं तो वो दंगा है और वो अपराध माना जाएगा, तो वो दंगा है, अपराध माना जाएगा। ठीक है, इसे मैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ठीक है ए बी सी डी एक बार मैं आपको समझाऊंगा जिससे ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, लव यू ऑल बेटा, अपना ख्याल रखो सब लोग। ठीक है, और अच्छे से ठीक है पढ़ो, मन से पढ़ो, वर्दी लेके रहो। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मैंने बच्चे जिंदगी में जितने भी अच्छे कर्म किए हों सबका पुण्य आप लोगों को मिल जाए, ईश्वर से कामना है, और जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।